ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। सी प्लस प्लस का जो है हम आज कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। सी प्लस प्लस में हम लोग दो तरह की चीज़ें लेके चलेंगे। एक हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेके चलेंगे और साथ ही साथ हम प्रोग्रामिंग की तरफ भी चलेंगे। अभी इस अप्रोच को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं, उसके बाद हम जो बाकी की दो अप्रोचेज हैं उसके बारे में बात कर रहे थे वो भी देखते जाएंगे साथ साथ। सबसे पहले अगर हम एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम करने क्या लगे हैं। हम बेसिकली कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। अब कंप्यूटर क्या है हमें आजकल तो सभी को पता है। आपके पास अगर एक लैपटॉप डिवाइस है, आपके पास पीसी है, आपके पास अगर आपका अपना मोबाइल है, तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर इज अ डम मशीन। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा तेजी से गो थ्रू कर रही हूँ क्योंकि आई नो मोस्टली आप सबको ये चीज़ें आइडिया हैं। डम टर्मिनल का मतलब ये है कि कंप्यूटर खुद से कुछ भी सोच नहीं सकते, खुद से कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सकते। आप उनको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दोगे तो ही कंप्यूटर जो है उसको फर्दर आगे प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर दो तरह के कंपोनेंट से बनता है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज योर टेंजिबल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे आपके पास ये लैपटॉप है या आपके पास मोबाइल फोन है, आप उसको हाथ में पकड़ के उसके ऊपर टच स्क्रीन के थ्रू कोई इनपुट दे सकते हो। इसी तरह कंप्यूटर है तो बटन्स के थ्रू आप कोई इनपुट दे रहे होते हो। तो दिस इज द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑन द अदर हैंड ऐसा एक कंपोनेंट है जिसमें आप उसको टच नहीं कर रहे होते बेसिकली, लेकिन जो इंट्रैक्शन आप कंप्यूटर के साथ कर रहे हो, मसलन अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आप एक ब्राउजर आपने ओपन किया हुआ है जिसके थ्रू आप ये देख रहे हैं। इसी तरह से अगर ये आप देखें तो मेरे पास स्लाइड्स हैं, तो ये स्लाइड्स खोलने के लिए भी मेरे पास एक प्रोग्राम है या मेरे पास एक ऐसा इंटरफेस है जिसके अंदर आपको ये स्लाइड्स नजर आ रही हैं। दिस इज द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ द कंपोनेंट। इसमें हम आगे फर्दर चलते जाएंगे तो आपको मजीद क्लियर होता जाएगा ये दो चीजें क्या हैं। प्रोग्रामिंग ऑन द अदर हैंड क्या है? प्रोग्रामिंग हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज करते हैं। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? इंस्ट्रक्शन हम किसको कहते हैं? कोई भी चीज या कोई भी काम जब आपने करवाना है किसी चीज से, या मैं अगर आपको एक इंस्ट्रक्शन दे दूं कि राइट डाउन योर नेम, तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि अपना नाम लिखना है आपने। तो बेसिकली कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत पड़ती है ताकि वो हमें समझ सके कि हम उससे क्या कह रहे हैं या क्या करवाना चाह रहे हैं। इस काम के लिए हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। अगर इस चीज को बहुत ज्यादा इजीली इंटरप्रेट करें तो आप इस तरह से देखें कि जब दो ह्यूमन बीइंग आपस में बात करते हैं तो वो भी किसी ना किसी लैंग्वेज के थ्रू कर रहे होते हैं। अब आपके सामने अगर एक चाइनीज बंदा आ जाता है तो अब ही इज ऑल्सो ह्यूमन और आप भी ह्यूमन है, लेकिन क्योंकि आपके पास एक कॉमन तरीका नहीं है जिससे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि आपको चाइनीज नहीं आती, उसको उर्दू नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती, तो आपके पास एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसी इस चीज को करने के लिए आप क्या करोगे? या तो आप वो वाली लैंग्वेज सीखोगे या वो आपकी लैंग्वेज सीखेंगे, या आपके बीच में कोई एक ट्रांसलेटर होगा जो आप दोनों को फैसिलिटेट कर रहा होगा, दोनों साइड्स को फैसिलिटेट कर रहा होगा कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। कंप्यूटर लैंग्वेज भी बेसिकली एक ऐसा ही हमारे पास मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर से और कंप्यूटर हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस होती रही हैं। लाइक 1940s में जो हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज थी वो दे वर कॉल्ड मशीन लैंग्वेजेस। फिर इसी तरह 50s में हमारे पास आगे सिंबॉलिक लैंग्वेजेस आई और फिर 60s से आगे हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज आती गई हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा इसको देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके कि इसमें फर्क क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की, जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए या कंप्यूटर्स के लिए सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। जीरोज और वंस, बस जो भी लैंग्वेज जीरो और वन की फॉर्म में होती है वो हमारे पास मशीन लैंग्वेज कहलाती है। हमारे पास क्योंकि कंप्यूटर बने होते हैं चिप्स पे, ट्रांजिस्टर्स पे और इस तरह से, तो ये स्विचेस और ये सब कुछ जो है ये सिर्फ ऑन और ऑफ को समझता है। इसके अलावा कोई और चीज जो है वो नहीं इंडिकेट कर सकती एक सर्किट में कि क्या चीज हो रही है क्या नहीं। तो यही चीज हमने जिस वक्त लैंग्वेज में कन्वर्ट की थी फॉर द वेरी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स, तो हमें हमेशा जीरोज और वंस के फॉर्मेट में ही उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता था। इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है जिसमें हम ऑन और ऑफ को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मशीन लैंग्वेज 1940s में थी और इसमें
इसमें ऑब्वियसली एक तो ये याद करना बहुत मुश्किल था, इसमें आप बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स नहीं लिख सकते। ये नो डाउट ये कंप्यूटर बहुत तेजी से समझता है, लेकिन ये एज अ ह्यूमन, एज अ एज अ ह्यूमन बीइंग आप इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। इस चीज को अगर मैं आपको एक इसका एग्जांपल दिखाऊं, तो ये हमारे पास इसको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा तो वो इस तरह से जीरोस और वंस, या इसको बिट्स भी कहते हैं, बिट्स की फॉर्म में आपके पास ये प्रोग्राम जो है वो आप विजुलाइज कर सकते हो। कभी भी आप बिट का वर्ड सुने तो दैट मीन्स इट्स अ जीरो और इट्स अ वन। और एक और चीज थोड़ा सा ये बताने के लिए कि कभी आप बाइट का वर्ड सुने तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, तो जहां पे भी आपको 8 बिट इकट्ठे नजर आएंगे तो दैट इज 1 बाइट। ओके, मशीन लर्निंग के साथ जैसा मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो ह्यूमन ह्यूमन बीइंग उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता, सेकेंडली उसको बहुत ज्यादा याद नहीं कर सकता। अगर आपने एक अल्फाबेट भी अगर आपने दिखाना है मशीन लैंग्वेज में, तो वो भी बहुत ज्यादा जीरोस और वंस लेगा, तकरीबन 1 बाइट तो कम से कम वो लेता ही है, यानी कि 8 बिट तो वो लेता ही है एक अल्फाबेट को भी इवन रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपके पास जो मशीन लैंग्वेज है, इसकी सबसे मेन लिमिटेशन ये थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने नेक्स्ट ह्यूमन एडवांसमेंट के साथ नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई, दैट वाज सिंबॉलिक लैंग्वेज, जो कि 1950s में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और अब जो आजकल इस सिंबॉलिक लैंग्वेज का नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। ये आजकल अब इन यूज नहीं होते है, लेकिन क्योंकि हमने आगे कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से थोड़ी एडवांस लैंग्वेज है, लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज से ये काफी फार लैंग्वेज है। यानी कि असेंबली लैंग्वेज कहीं ना कहीं मिड में तो आती है, लेकिन इट्स मोर क्लोजर टू द मशीन लैंग्वेज। इसमें होता क्या है, इसमें आप जीरोस और वन की जगह सिंबल्स यूज करते हैं, और इसको फिर मशीन के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और चीज यूज करके इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मशीन लैंग्वेज में। इसका भी अगर आपको एक एग्जांपल दिखाया जाए तो ये एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है, और अगर इसको अभी समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर ये स्टार्ट में देखें तो ये एंट्री लिखा आ रहा है, मेन लिखा आ रहा है, ये दोनों इंग्लिश के वर्ड्स हैं। लेकिन उसके बाद ये जैसे अब मेन ARGS है, या ये डॉलर का साइन आ रहा है, इसमें अब ये क्या हो रहा है, ये अभी आप खुद से इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। तो ये वाला जो एक एग्जांपल है जिसके अंदर आप सिंबल्स और थोड़ी सी इंग्लिश की कॉम्बिनेशन को अगर आप देखें, तो ना ये इंग्लिश है और ना ही ये मशीन लैंग्वेज है, ये इसके बीच में एक चीज है थोड़ी सी। ये जो सिंबॉलिक लैंग्वेज थी, इसमें भी हमारे पास जो है प्रॉब्लम ये आती थी कि कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो हमने क्या, तो फिर हमारी सिंबॉलिक लैंग्वेज काम कैसे करेगी, और हमारे भी ये क्लोज नहीं है कि हम उसको बहुत जल्दी से समझ लें एज अ ह्यूमन बीइंग। इसका सोल्यूशन ये था कि हमारे पास असेंबलर इंट्रोड्यूस हुआ। असेंबलर अब क्या करता है, जो आपकी असेंबलर बेसिकली आप ये समझ लें एक अभी के लिए ये समझ लें कि आप समझे एक बॉक्स है आपके पास, आप उसमें एक साइड से मशीन लैंग्वेज इनपुट करते हो, और एक साइड से असेंबली लैंग्वेज इनपुट करते हो, और ऑन द अदर हैंड वो आपको मशीन लैंग्वेज जो है एज एन आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। अभी आप ये इसको एज अ बॉक्स समझ लें, जो कि इसको प्रोसेस इस तरह करता है कि आपकी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है ये मशीन लैंग्वेज में। अभी फिर से वही बात, ये हम 1950s और पुरानी बात कह रहे हैं, अभी के नेक्स्ट के लिए अभी हम आगे चलते हैं उसमें क्या होता है। सिंबॉलिक लैंग्वेज में भी वही इशू था कि ह्यूमन लैंग्वेज से ये दूर थी, लो लैंग्वेज के ज्यादा करीब। लो लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जब मैं बोलती हूँ, तो इस बात का मतलब ये है कि लो लैंग्वेज में मेरे पास सिंबॉलिक या असेंबली लैंग्वेज दोनों, मतलब ये एक ही नाम है, एक ही चीज का नाम है। लो लेवल लैंग्वेज में आपकी असेंबली लैंग्वेज आती है और साथ ही साथ मशीन लैंग्वेज आती है। जब मैं ये बात करूंगी हाई लेवल लैंग्वेज, तो फिर उसमें आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि आजकल चल रही हैं वो आती हैं। तो हमारी क्योंकि सिंबॉलिक लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज भी क्लोज टू ह्यूमन बीइंग नहीं थी, इस वजह से हम लोगों ने इसको भी आगे फर्दर थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ गए और हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाई। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस बेसिकली क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है। आप जब अभी इसमें आप अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको देखेंगे कि काफी वर्ड्स, काफी चीजें आपको खुद ब खुद से समझ आएंगी, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। अब इसमें क्या होता है, आप हाई लेवल लैंग्वेज में अपना कोड लिखते हो, इसके बीच में भी आप एक समझ लें एक बॉक्स है या एक ट्रांसलेटर होता है, जो कि आपकी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है।
एट द एंड आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, एट द एंड उसने जाना मशीन लैंग्वेज में ही है, क्योंकि फिर से वही बात है, कंप्यूटर्स आपके जीरोज और वंस के अलावा कुछ भी नहीं समझ सकते। तो चाहे आप हाई लेवल लैंग्वेज पे हो या असेंबली लैंग्वेज पे हो, बीच में ट्रांसलेटर आपका एक आता ही है। अच्छा, अब इसमें ये एक एग्जांपल है, जैसे ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, अगर आप इसमें देखो तो आपको नंबर 1 भी नजर आ रहा है, नंबर 2 भी नजर आ रहा है, इसी तरह से आपको ये नजर आ रहा है कि ये इंटीजर टाइप है। ऑब्वियसली अभी आप इसके डिटेल में जाएंगे तो आपको ज्यादा ये क्लियर होता जाएगा, लेकिन अब जैसे इसमें डाटा टाइप इंटीजर, अब डाटा टाइप से भी परेशान नहीं होना फिलहाल, रिटर्न जैसे ये लिखा हुआ है। अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं कि ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज का क्या फायदा होता है कि आप जो है बड़े आराम से उसको कोड कर सकते हैं और कंप्यूटर से ज्यादा काम करवा सकते हैं। अच्छा, लेकिन बात फिर से वही मसला आ रहा है कि मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर को बात समझ में आती है, तो फिर अब क्या करें? इसका सोल्यूशन होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को आपकी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, पहले हमने असेंबलर की बात की थी, फिर हम लोगों ने कंपाइलर की बात की है। कंपाइलर का मैंने अभी आपको ये बताया कि कंपाइलर आपका हाई लेवल लैंग्वेज से को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगर कभी ऐसा हो जाए, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस ऐसा सपोर्ट भी करती हैं कि आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंपाइलर में जाती है और असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। फिर असेंबली लैंग्वेज का असेंबलर उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, बट दिस इज अ रेयर केस, ठीक है। तो आपने ट्रांसलेटर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो माइंड में रखनी है। अगर आपके पास डायरेक्टली कोई ऐसा कंपाइलर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो इन दैट केस सिर्फ एक वो कंपाइलर आएगा सेंटर में एज अ ट्रांसलेटर। लेकिन अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपका हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो असेंबली लैंग्वेज में चेंज होती है, तो फिर आपको आगे फर्दर एक असेंबलर की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये तो हो गई हमारी कन्वर्जन की बात लैंग्वेजेस की कि हाई लेवल से लो लेवल में किस तरह से जाना है। अब हम बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, यानी कि अपने ट्रांसलेटर्स की। हमारे ट्रांसलेटर दो तरह के हो सकते हैं, एक हमारा कंपाइलर हो सकता है, एक हमारा इंटरप्रेटर हो सकता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं ये एक बात करती हूँ कि ये मेरे पास 16 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है अभी इस पे परेशान नहीं होना, लेकिन बस ये समझ लेंगे एक पीस ऑफ कोड है, यहाँ ये इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर की। तो अगर आपके पास यहाँ पे 16 लाइंस है कोड की, अगर आप इसको कंपाइलर में फीड करते हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा, वो ये सारी की सारी 16 लाइंस को इकट्ठे कंपाइल करेगा, यानी कि इकट्ठे ट्रांसलेट करेगा। अगर इसमें कोई एरर है तो वो एट द एंड आपको वो एरर दिखाएगा और फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा अनलेस आप वो एरर रिजॉल्व नहीं करते, ठीक है। ये आपको एज अ होल पूरा एरर्स का शो करेगा। अच्छा, इंटरप्रेटर ऑन द अदर हैंड क्या करता है कि अगर आपके पास ये 16 लाइंस ऑफ कोड है तो वो पहले पहली लाइन चलाएगा, अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो सेकंड लाइन पे आएगा, इसी तरह से थर्ड पे। अगर फोर्थ लाइन पे फॉर एग्जांपल उसको एरर आ गया, तो जब तक आप इस फोर्थ लाइन के एरर को खत्म नहीं करेंगे वो आपको फिफ्थ लाइन पे नहीं लेके जाएगा। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर का ये डिफरेंस जो है ये थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है करने से पहले। अब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस की अगर बात करें, तो आजकल हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस ज्यादातर आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं, C++ है, हमारे पास C# है, जावा है, इसी तरह से हमारे पास पाइथन है, F# है, विजुअल बेसिक है। हमारे पास इस वक्त सारी की सारी ही तकरीबन हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिन पे काम हो रहा है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन के लैंग्वेजेस बेसिकली करती क्या है। अब इसके बाद हम लोग अपनी मेन प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं और देखते हैं कि प्रोग्रामिंग किस तरह से काम करती है कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए।